सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आशा आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम पे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे गवाहों के ऊपर। ठीक है, तो ज्यादा समय न लेते हुए हम सीधा टॉपिक के ऊपर आते हैं, टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आइए शुरू करते हैं। भारतीय साक्ष्य कानून, इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 हम बात करते हैं जो विटनेस जो होते हैं, जो गवाह जो होते हैं, जो साक्षी जो होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और पीछे भी हमने इन पर चर्चा की है। अब जो बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे स्वाभाविक साक्षी कौन होता है और संयोग साक्षी कौन होता है। सहयोगी साक्षी वो होता है जो संयोग से किसी स्थल पर पहुंच जाए भाई। ठीक है, आइए इसकी परिभाषा देखते हैं भाई। कानूनी भाषा में सहयोगी साक्षी का मतलब है उन लोगों से लगाया जाता है जो घटना स्थल पर कैसे पहुंच गए, संयोग से पहुंच गए, इत्तेफाक से पहुंच गए। इत्तेफाक से क्या हो गए, मौजूद थे, उनको क्या बोलते हैं, सहयोगी साक्षी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि कोई घटना घट रही थी, कोई व्यक्ति जा रहा था, वो इत्तेफाक से ही पहुंचा वहां पे। उसको ये थोड़ी प्लान था कि वहां पे किसी को मार रहे हैं। सड़क के ऊपर कोई घटना हो गई, कोई रास्ते से जा रहा है और वो देख रहा है उसको, तो वैसे ही तो पहुंचा वो, उसको पता थोड़ी था कि ऐसे होगा। आइए देखते हैं भाई, इनको बोलते हैं सहयोगी साक्षी भाई। अक्सर बचाव पक्ष के वकील कहते हैं कि यह व्यक्ति तो यहाँ कैसे आया है, इत्तेफाक से आया है। ठीक है, इसलिए इसकी गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कई बार बचाव पक्ष के जो वकील होते हैं ये बात रखते हैं कि सर ये जो गवाह जो है ये तो इत्तेफाक से यहाँ पे पहुंचा, संयोग से यहाँ पे पहुंचा है। ठीक है, संयोग होता है, ऐसे ही ये कहीं से जा रहा था और ऐसे ही संयोग से इत्तेफाक से यहाँ पे पहुंच गया, तो इसकी गवाही तो भरोसे लायक नहीं है। ठीक है, माननीय उच्च न्यायालय ने इसे बहुत ही तार्किक रूप से खारिज किया भाई। ठीक है, हत्या करने वाला किसी को निमंत्रण कार्ड नहीं भेजता भाई। ठीक है, तो ये जो बात जो थी कि वकील साहब ने कहा कि सर ये तो इत्तेफाक से यहाँ पे आया है, ठीक है, इसलिए क्या है, इसकी गवाही मान्य नहीं हो। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा कि जो हत्या करने वाला व्यक्ति जो है वो किसी को निमंत्रण कार्ड थोड़ी भेजता है कि मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं कि वहां पे मैं मर्डर करूंगा, वहां पे मैं घटना करूंगा, आप वहां पे पहुंच जाइए। ठीक है, तो इत्तेफाक से जो साक्षी जो मौजूद है वहां पे, उसकी गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये बात माननीय उच्च न्यायालय ने यहाँ पे कही। सरल अर्थों में अगर बात करें तो कोर्ट ने कहा कि हत्या करने वाला किसी को निमंत्रण कार्ड नहीं भेजता कि मैं फलाने समय में फलाने की हत्या कर रहा हूं, आप आ जाइए वहां पे। ठीक है भाई, निष्कर्ष क्या निकलता, यदि कोई घटना सार्वजनिक जगह या रास्ते पर हो रही है तो जो लोग वहां से गुजर रहे हैं या जो पास में रहते हैं वे कौन से हैं, वे स्वाभाविक साक्षी हैं, स्वाभाविक साक्षी ही माने जाएंगे भाई। ठीक है, उनकी मौजूदगी को शक की नजर से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, यदि कोई सार्वजनिक जगह है, वहां पे जगह या रास्ता जो है वहां पे क्या हो रही है, घटना हो रही है, तो जो लोग वहां पे से गुजर रहे हैं या जो पास में रहते हैं तो वे कौन से साक्षी माने जाएंगे, स्वाभाविक साक्षी। ठीक है, इनको शक से नहीं देखा जा सकता, इनकी गवाही खारिज नहीं की जा सकती। उदाहरण देखते हैं, अगर आपके घर के सामने कोई वारदात होती है और आप या आपका कोई रिश्तेदार गेट खोल कर बाहर निकलते हैं
तो सब देख लेते हैं भाई। तो कानून आपको संयोग से मौजूद नहीं बल्कि एक स्वाभाविक गवाह मानता है, क्योंकि उस समय आपका वहां होना पूरी तरह से सामान्य है, क्योंकि आप तो रह ही रहे वहां पे। ठीक है, तो ये कौन से हो गए? स्वाभाविक हो गए भाई। कौन से? स्वाभाविक साक्षी भाई। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं हम। इतबंध साक्षी। इतबंध साक्षी कौन होता है और विश्वसनीय साक्षी कौन होता है? अक्सर कोर्ट में यह बहस होती है कि गवाह मृतक का रिश्तेदार है, उसको बोलते हैं इतबंध साक्षी भाई। ठीक है, जो रिश्तेदार जो होते हैं और वो जो गवाह बनते हैं, यानी कि जिनका हित होता है, वो क्या है? इतबंध साक्षी। तो अक्सर कोर्ट में यह बहस होती है कि गवाह मृतक का रिश्तेदार है, इसलिए वह झूठ बोल रहा होगा या अभियुक्त को फंसा रहा होगा, इसे इतबंध साक्षी कहा जाता है। लेकिन आम धारणा क्या, वो फंसाएगा क्यों उसको? आम धारणा क्या है? लोग सोचते हैं कि रिश्तेदार अपने ही घर के मुजरिम को बचाने की कोशिश करेंगे। आम धारणा तो ये है। अब कोर्ट का नजरिया क्या है इस बात पे? कोर्ट ने कहा कि अगर कोई गवाह अपने ही किसी करीबी रिश्तेदार जैसे माता पिता या भाई के खिलाफ गवाही दे रहा है, तो वह सबसे विश्वसनीय गवाह होगा भाई। ध्यान रखना भाई। ठीक है, कोर्ट का नजरिया ये है कि अगर कोई रिश्तेदार जैसे माता पिता भाई बहन, ठीक है, अपने किसी करीबी के खिलाफ क्या दे रहा है? गवाही दे रहा है, तो वो सबसे विश्वसनीय क्या माना जाएगा? गवाह माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, सोचिए एक बेटी के लिए अपनी माँ के खिलाफ गवाही देना कितना मुश्किल होता है भाई। बात ध्यान है, तो बहुत जबरदस्त बात है। एक बेटी अपनी माँ के खिलाफ गवाही दे रही तो कितना मुश्किल है। अगर वह ऐसा कर रही है तो इसका मतलब है कि वह सत्य बोल रही है भाई। क्या बोल रही है? सच बोल रही है। एक व्यक्ति अपने ही खून के रिश्ते के खिलाफ तभी जाता है जब वह सच्चाई बहुत गहरी हो। इस बात को ध्यान रखना। तो ये सबसे विश्वसनीय साक्षी माना जाता है, विश्वसनीय गवाह माना जाता है। निष्कर्ष क्या है? ऐसे गवाह के लिए साक्ष्य यानी कि गवाही की कीमत किसी भी अन्य गवाह से बहुत अधिक होती है। कोर्ट उनकी गवाही को ज्यादा महत्व देता है क्योंकि उसने अपने निजी रिश्ते से ऊपर उठकर सत्य का साथ दिया है। ठीक है भाई, कि साक्षी ने इतबंधी साक्षी। आइए आगे चर्चा करते हैं। इंसानी फितरत और आम समझ देखते हैं भाई। इंसानी फितरत क्या है और आम समझ क्या है? स्वाभाविक साक्षी का सीधा सा मतलब है, क्या मतलब है? जहां पर आप रहते हैं, ठीक है, तो आपका तो स्वभाव है वहां पे रहना, उस रास्ते पर रहना या रास्ते से जा रहे हैं। स्वाभाविक साक्षी का मतलब है वहां होना जिसका तर्क बनता है कि यहाँ पे क्यों रह रहा है। अब आपका घर है और घर के सामने क्या हो रही है? कोई घटना घट रही है, तो घटना घट रही तो आप तो बोल सकते हैं जाके कि मेरा तो हित है, ये यहाँ पे रहने का मेरा घर है। तो इसको बोलते हैं स्वाभाविक साक्षी। अगर आप किसी के घर के सामने रहते हैं तो रात को किसी शोर या घटना पर आपका अपने घर से बाहर निकलकर पड़ोस में जाना स्वाभाविक है भाई। नेचर है, ये तो स्वाभाविक है। आप वहां किसी साजिश के तहत नहीं बल्कि एक पड़ोसी या रिश्तेदार होने के नाते पहुंचे हैं भाई। पड़ोसी आएगा, कोई घटना घटेगी तो और कौन आएगा? कानून कहता है कि ऐसे व्यक्ति का वहां मौजूद होना कोई अजीब बात नहीं है बल्कि एक आम इंसानी व्यवहार है भाई। ठीक है, वहां होना जिसका तर्क बनता है वही स्वाभाविक माना जाता है। तो यहाँ पे घर है और घर के सामने अगर कोई घटना है तो पड़ोस में अगर कोई जा रहा है तो पड़ोसी तो वो तो आएगा, तो वो स्वाभाविक साक्षी है। ठीक है भाई, केस देखते हैं वही। ओम प्रकाश बनाम पंजाब राज्य का सबक। ओम प्रकाश बनाम पंजाब राज्य का केस था। क्या मामला था? सामने रहने के कारण घटना होते ही वहां पहुंचना स्वाभाविक है। आइए देखते हैं दूरी का महत्व। क्या मामला था इस केस में? क्योंकि वे लोग बहन और ससुर सामने ही रहते थे,
तो घटना होते ही उनका क्या हो गया, वहां पहुंचना तय था। ठीक है, यानी कि ये बहन का घर है और ये ससुर का घर है। ठीक है भाई, अब सामने कोई घटना हो रही है तो इनका स्वभाव है, अगर सामने कोई घटना हो रही है, हाउल्ला होगा, शोर शराबा होगा, तो ये घर से बाहर निकल के देखेंगे तो सामने ही तो थे, यहाँ आमने सामने। ठीक है, इसलिए वो रहा दूरी का मतलब, क्योंकि वे लोग यानी कि बहन और ससुर सामने ही रहते थे। ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, इसकी बहन का घर ये है और ससुर का घर ये है, इसके ऊपर हमला हो गया व्यक्ति के ऊपर, तो सीधी बात है, ये तो स्वाभाविक है, हाउला करेगा तो निकल के देखेंगे, तो ये स्वाभाविक यहाँ साक्ष्य हो गई, साक्षी हो गई, गवाह का बहाना नहीं हुई। अक्सर आरोपी वकील यह कहता है कि यह गवाह तो जानबूझकर गवाही देने आया है भाई, तो ये बहाना नहीं चलेगा। कोर्ट का कहना क्या होगा, अगर कोई अपने घर के सामने हो रही वारदात देखकर भागकर अंदर जाता है तो वह गवाह नहीं, घटना का प्रत्यक्षदर्शी है भाई। इस बात को ध्यान रखना भाई, आई विटनेस है भाई ये। ठीक है, ये बात ओम प्रकाश बनाम पंजाब राज्य में न्यायालय ने कही थी भाई, कि अगर कोई अपने घर के सामने हो रही वारदात देखकर भागकर अंदर जाता है, ठीक है भाई, उड़ गया और भाग के अंदर गया, ठीक है, तो वह गवाह नहीं है, तो क्या हो, घटना का प्रत्यक्षदर्शी है भाई, यानी कि आई विटनेस है वो, उसे स्वाभाविक माना जाएगा, क्योंकि यही एक आम इंसान का व्यवहार है भाई, डर के भागा वो। ऐसे गवाह को स्वाभाविक और विश्वसनीय माना जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। इस केस में बात कही गई थी। कोर्ट क्यों भरोसा करती है, तो कोर्ट भरोसा क्यों करती है, स्वाभाविक जो साक्षी होते हैं उन पर। कोर्ट को पता है कि अगर कोई दूर का आदमी होता तो शायद वो चुपचाप निकल जाता भाई, ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति वहां का स्थानीय निवासी है वो घटना के समय वहीं मौजूद था, क्योंकि उसका घर वहीं है, उसका घर वहां पर है। तो कोर्ट का सीधा मतलब है, कोर्ट मानता है कि अगर कोई दूर का आदमी होता तो क्यों चक्कर में पड़ता, ठीक है, निकल जाता चुपचाप, लेकिन उसका घर वहीं पे है, इसलिए ये क्या है, पुख्ता विश्वसनीय साक्षी है। अगर आपके पड़ोसी ने घर में चोरी हो, यानी कि आपका कोई पड़ोसी और उसके घर में चोरी हो या शोर हो, तो आप स्वाभाविक रूप से देखने तो जरूर जाएंगे भाई कि क्या हुआ है। अगर आप वहां जाकर वही गवाही देते हैं तो कोर्ट आपको झूठा नहीं कहेगी, क्योंकि यह स्वाभाविक था कि वह पड़ोसी का ध्यान शोर की तरफ जाएगा ही, ठीक है, तो जो पड़ोसी उसका ध्यान तो शोर की तरफ जाएगा, ये तो स्वाभाविक है। शोर घटना भी पड़ोसी का स्वाभाविक व्यवहार है भाई, कोर्ट मानती है कि यह स्वाभाविक था और इस पर भरोसा किया जा सकता है, ठीक है, इसलिए ऐसे गवाह के साक्ष्य यानी कि गवाही की कीमत किसी भी अन्य गवाह से बहुत अधिक होती है। कोर्ट उनकी गवाही को ज्यादा महत्व देता भी, बात को ध्यान रखना, क्योंकि उनसे अपने निजी रिश्तों से ऊपर उठकर सत्य का साथ दिया है, ठीक है, तो स्वाभाविक जो साक्षी जो होता है उसकी गवाही मान्य है, इसको खारिज नहीं किया जा सकता, और क्या है, रिश्तों से ऊपर उठकर सत्य का साथ दिया। आइए आगे चर्चा करते हैं। इंसानी स्वभाव और डर की स्थिति क्या होती है भाई, इंसानी स्वभाव क्या है। कानून की नजर में हर इंसान मशीन नहीं है। जब कोई व्यक्ति किसी भयानक अपराध को देखता है या खुद उसका शिकार होता है तो वह बिल्कुल वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा एक शांत और सामान्य व्यक्ति करता है। तो कैसा व्यवहार करेगा वो, डर की वजह से देरी होना, ठीक है। स्टेट ऑफ यूपी बनाम राम संजीवन का केस था। इसमें क्या कहा न्यायालय ने कि डर की वजह से देरी हो गई भाई। क्या मामला था, कहानी, साक्षी खुद एक शिकार था भाई, उसने मारा गया और नदी में फेंक दिया गया भाई, यानी कि जो साक्षी जो था, जो गवाह जो था, वो एक खुद क्या था, शिकार था, उसे मारा गया भाई, और मार के कहाँ पे फेंक दिया गया, नदी में फेंक दिया। वह किसी तरह तैर कर क्या हो गया, बच गया, यानी कि उसको पीट के नदी में भगा दिया, वो साक्षी था खुद, ठीक है, साक्षी जो था वो खुद शिकार था, व्यक्ति था कोई, उसको पीट के और नदी में भगा दिया, ठीक है, वो जैसे तैसे नदी से बाहर निकल आया बच के।
तरक्या। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति मौत के मुंह से वापस आया हो और जिसने अपने सामने इतनी हत्याएं देखी हो, क्या वह तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर लिखाने की स्थिति में होगा? तो सीधी बात है, नहीं होगा, क्योंकि डरेगा वो, क्योंकि उसने घटना होते हुए देखी है। यानी कि कोई साक्षी है, ठीक है। केस का नाम था स्टेट ऑफ यूपी बनाम राम संजीवन का केस। कोई साक्षी है जिसने घटना होते हुए देखी है भाई, बहुत सारी, ठीक है। और उसी के ऊपर हमला कर दिया। हमला करके क्या किया? नदी में भगा दिया कि मर जाएगा, लेकिन वो जैसे तैसे बचकर निकल गया भाई। तो आप सोचिए कि ये एक सामान्य नेचर है कि जो व्यक्ति मौत के मुंह से वापस आया है, कि उसको पता है तेरे को मारेंगे, और मार के तेरे को तो डाल ही दिया था इन्होंने नदी में। तो जिसने सामने इतनी हत्याएं होते देखी और उस पर भी खुद पर बीत गया हो, तो वो तुरंत पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा, एफआईआर नहीं लिखवाएगा, क्योंकि उसको पता है तेरे को फिर से मार देंगे। कोर्ट का फैसला क्या था इस मामले में? तो कोर्ट में बहस छिड़ी कि एफआईआर लिखने में देरी क्यों हुई। तो उस मामले में न्यायालय ने क्या फैसला दिया था? जान बचाने के लिए छिपना या गहरे सदमे में होने के कारण रिपोर्ट दर्ज कराने में देरी करना बिल्कुल स्वाभाविक है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई डरा हुआ और जख्मी व्यक्ति देरी से गवाही दे रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह झूठ बोल रहा है भाई, इसका उसकी मानवीय प्रवृत्ति है भाई, ठीक है। यह उसकी क्या मानवीय प्रवृत्ति है भाई। यह बात स्टेट ऑफ यूपी बनाम राम संजीवन के केस में बात कही थी न्यायालय ने। आगे चर्चा करते हैं। घटना के बाद डरकर भाग जाना, इस मामले में क्या कहा न्यायालय ने? बाला साहेब अप्पा राव पाटिल बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मामला था। क्या मामला था भाई? कि एक घटना हो रही थी और घटना को देखकर व्यक्ति भाग गया भाई वहां पे। कि एक व्यक्ति ने हत्या देखी और डर के मारे पुलिस के पास जाने के बजाय अपने चाचा के घर भाग गया भाई। हत्या होते देख ली उसने, लेकिन वो भाग गया। बचाव पक्ष का तर्क क्या है भाई इसमें? वकील साहब ने कहा कि देखो, यह गवाह झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर इसने हत्या देखी होती थी तो इसे तुरंत पुलिस के पास जाना चाहिए था। तो ये तो कहाँ पे भाग गया? चाचा के घर भाग गया। अब न्यायालय ने इस मामले में क्या तर्क दिया, आइए देखते हैं। कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया भाई कि ऐसे तर्क आप नहीं बोल सकते। जज साहब ने कहा कि एक खौफनाक मंजर देखकर हर किसी का दिमाग अलग तरह से काम करता है भाई। किसी के लिए डरकर सुरक्षित जगह जैसे अपने चाचा के घर भाग जाना स्वाभाविक है। सिर्फ इसलिए कि यह तुरंत पुलिस के पास नहीं गया, उसकी गवाही को झूठा नहीं माना जा सकता। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये बाला साहेब अप्पा राव पाटिल बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में बात कही थी न्यायालय ने। कानून इंसानी फितरत को समझता है, यानी कि ये सब इंसानी फितरत है भाई, ठीक है। डर, सदमा, चोट या जान का खतरा भाई, इन परिस्थितियों में व्यक्ति का व्यवहार अलग अलग हो सकता है। इसलिए देरी से रिपोर्ट करना, छिप जाना या घबराकर भाग जाना इन सामान्य मानवीय ये प्रतिक्रियाओं को गवाही को झूठा साबित करने का कारण नहीं माना जा सकता। इस बात को ध्यान रखना। आगे चर्चा करते हैं। डर के मनोविज्ञान को कानून कैसे समझता है भाई? यानी कि डर है किसी को, तो उसके मनोविज्ञान को कानून कैसे समझता है? ये डरा हुआ था। अगर आपने अपनी आंखों के सामने हमला होते देखा, तो आपने उसे बचाया क्यों नहीं? आप डरकर क्यों भाग गए? क्या आप झूठे हैं? क्या आप झूठे नहीं हैं? तो कानून कैसे देखता है इस बात को? यानी कि आपकी आंखों के सामने हमला हो रहा है वो, तो आपने उसको बचाया क्यों नहीं? डरकर क्यों भागे? क्या आप झूठ बोल रहे हैं? आइए देखते हैं क्या बात है। कानून डर के मनोविज्ञान को समझता है और इंसानी स्वभाव के अनुसार फैसला करता है भाई। आइए देखते हैं। बचाने की कोशिश नहीं की, क्या यह झूठ का सबूत है? आइए देखते हैं। तो ये बिल्कुल भी झूठ का सबूत नहीं है। कानून यह मानता है कि हर व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह
लाठी तलवार के लिए हमलावरों के सामने जाकर भिड़ जाएंगे। ठीक है, तो कानून ये मानता है कि हर व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमलावरों के साथ जाकर भिड़ जाए। तर्क क्या है? अगर रात का समय है और हमलावर ताकतवर है या हथियारबंद है तो परिवार के सदस्यों का यह सोचना कि अगर हम बीच बचाव करेंगे तो हमें भी मार देंगे बिल्कुल जायज और स्वाभाविक है। ठीक है, कोर्ट का नजरिया क्या है भाई इस बात पे? कोर्ट यह कहती है कि गवाहों ने हमलावर का मुकाबला नहीं किया या पीड़ित को बचाने की कोशिश नहीं की। सिर्फ इस आधार पर उनकी गवाही को गलत नहीं माना जा सकता। बात को ध्यान रखिए भाई कि हमला हो रहा था, नहीं तो गवाहों ने उसे बचाने की कोशिश की और वहां से भाग गए या डर गए तो बचाने की कोशिश की थी। तो इस आधार पे किसी गवाह की गवाही को आप खारिज नहीं कर सकते, गलत नहीं मान सकते। सब मानवों का अलग अलग नेचर है। ठीक है, अगर गवाही देने वाले व्यक्ति ने एफआईआर समय और उसकी बातें तर्क संगत हैं तो वह सच्चा गवाह है भाई, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये थी बचाने की कोशिश नहीं करना। बात नंबर 2, डर कर भाग जाना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। तो डर कर भी भाग जा, भी डर हो जाए इतना। इस केस के उदाहरण में कोर्ट ने 2 मुख्य बातें कही भाई। धमकी का डर भाई, अगर हमलावरों ने परिवार को धमकी दिया और वे डर के मारे रात भर घर से बाहर नहीं निकले या भाग गए तो यह क्या है? अस्वाभाविक नहीं है। इस बात को ध्यान रखना भाई, ये स्वाभाविक है भाई, लगे होंगे। यह एक इंसान का जीवित रहने का सहज स्वभाव होता है भाई। ठीक है, कि बस जीवित रह जाए। मामूली अंतर क्या है? जब कोई व्यक्ति डर में हो तो उसे घटना का हर सेकंड याद रहे भाई, यह जरूरी नहीं है भाई। कोर्ट कहती है कि गवाही में अक्सर छोटी मोटी बातें इधर उधर जैसे समय या घटना के विवरण में थोड़ा अंतर हो जाता है तो उसे झूठ नहीं मानना चाहिए भाई। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं भाई। यह तो स्वाभाविक है क्योंकि उस समय गवाह मौत के खौफ में था। अब अगर मौत उसने होते हुए देखी तो मौत के खौफ में था, हो सकता तेरे को मार दी। अदालत इंसान को मशीन की तरह व्यवहार करने की उम्मीद नहीं करती भाई। इंसान तो इंसान है, मशीन कैसे हो जाएगा? ठीक है, इसे कायरता बनाम सत्य के नजर से न देखें, इसे इंसानी मजबूरी के नजरिए से देखें भाई। डर जायज है भाई, हमलावरों को देखकर डर जाना, उन्हें न बचा पाना और अपनी जान बचाने के लिए छिप जाना कोई अपराध या झूठ का संकेत नहीं होता। गवाही की विश्वसनीयता, अगर एफआईआर में नाम सही है और गवाह की मुख्य कहानी सही है तो वह गवाह विश्वसनीय है। उसे इसलिए झूठा नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसने खुद को जोखिम में नहीं डाला। कानून जानता है कि हर इंसान की फितरत अलग है और ऐसी स्थिति में किया गया व्यवहार पूरी तरह से स्वाभाविक होता है भाई। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। कानून कैसे देखता है इंसान, उसका साथ और उसकी गवाही। सच्चाई हैसियत या इत्तेफाक नहीं भाई, बल्कि तथ्यों और गवाहों की विश्वसनीयता से तय होती है। तो सच्चाई जो है वो कैसे तय होती है? तथ्यों और गवाहों की विश्वसनीयता से तय होती है कि ये सच बोल रहा है। अभियुक्त के साथियों की भूमिका भी आइए देखते हैं। जब कोई केस सीधे सबूत जैसे चाकू पिस्तौल के बजाय परिस्थिति जन्य साक्ष्यों पर टिका होता है कि जो परिस्थितियां बोल रही हूँ उस पर टिका होता है कोई केस है और सबूत चाकू पिस्तौल वाला सिस्टम नहीं मिला वहां पे, तो यह देखना बहुत जरूरी होता है कि आरोपी किन लोगों के साथ उठता बैठता था भाई। ठीक है, तो इसमें अभियुक्त के साथियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अगर कोई घटना हो गई और उसमें नहीं तो पिस्तौल मिला नहीं चाकू मिला
तो ये देखना होता है कि अभियुक्त जो आरोपी जो है वो किस तरह के लोगों के साथ बैठता है। ठीक है, अगर अभियुक्त की फोन कॉल हिस्ट्री में उन लोगों के नंबर मिलते हैं जो अपराध से जुड़े हैं, यानी कि उन्होंने पहले भी कोई अपराध किया है, तो यह एक बहुत बड़ा सबूत माना जाता है। ठीक है, यानी कि जिस समय अपराध हुआ तो वो उस जो अभियुक्त जो आरोपी से जुड़े हुए थे या उन्होंने पहले भी ऐसी घटना की हुई है, तो ये तथ्य भी देखे जाते हैं। कानून का नजरिया क्या? संदेह के घेरे में रहने वाले लोग अक्सर एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति संदेह के घेरे में, तो वो एक दूसरे के किस में रहेगा? टच में रहेगा। उनकी फोन पर हुई बातचीत यह साबित करने में मदद करती है कि उन्होंने अपराध की साजिश रची थी। ठीक है, यह है अभियुक्त के साथियों की भूमिका भाई किसी घटना को लेकर। अब है संयोग साक्षी का सच। भाई संयोग साक्षी का सच देखते हैं, ये क्या है? संयोग साक्षी वह है जो वहां अचानक पहुंच गया हो, जाना नहीं था लेकिन फिर भी वो अचानक पहुंच गया। मनोरमा स्वेन बनाम गिरिधारी स्वेन का मामला। भाई क्या मामला था भाई? इस केस में एक बहुत ही जरूरी बात साफ की गई। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई गवाह पास के गांव का है और वह घटना वाली जगह पर इत्तेफाक से था, तो उसकी गवाही को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता कि वह उस परिवार का हिस्सा नहीं था। ठीक है, शर्त क्या है? शर्त बस इतनी है कि अगर वह संयोग साक्षी है तो उसे यह बताना होगा कि वह वहां क्यों आया था। ठीक है, औचित्य देना होगा, कारण देना होगा। अगर वह वहां किसी जायज काम से था तो उसकी गवाही उतनी ही पक्की है जितनी किसी पड़ोसी या रिश्तेदार की, यानी कि जो स्वाभाविक साक्षी जो है उनकी है। ठीक है, अब ऐसे मानो कोई पास के गांव का कोई व्यक्ति था और बाजार कुछ सब्जी लेने गया, सब्जी ले रहा था। उस समय जो दुकानदार जो था उस पर अचानक से हमला हुआ है। अब वो गवाह है, वो कैसा गवाह है? वो संयोग साक्षी है, संयोग से ही पहुंचा है वो, क्यों सब्जी लेने गया था वो। ठीक है, आगे बातें करते हैं। गवाह का सतर सबसे महत्वपूर्ण बात। अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़ा आदमी सच बोलेगा, तो ये गलत बात है। बड़ा आदमी झूठ ही बोल सकता है, या गरीब आदमी या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो ये स्वभाव है भी। अक्सर लोग सोचते हैं कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति वो सही सच बोलेगा और बड़ा आदमी सच बोलेगा, या गरीब आदमी या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति झूठ बोलेगा, तो ये गलत है। ठीक है, गवाह का स्तर। आइए आगे बात करते हैं। मुंबई हाईकोर्ट एस भीमा भाई सेजवाल बनाम सुरेश दयानंद की टिप्पणी में क्या टिप्पणी थी इसमें? कोर्ट ने साफ कहा कि सच्चाई किसी के ओहदे की मोहताज नहीं है। सच्चाई तो सच्चाई है, चाहे गरीब बोल रहा हो, सही है अमीर बोल रहा हो। क्या एक शिक्षक है तो वह पक्का सच ही बोलेगा? नहीं भाई, अगर यह मान लिया कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति वो सच बोलेगा, तो शिक्षक है, उसने कोई अपराध किया, तो क्या वो सच ही बोलेगा? नहीं बोलेगा, तो ओहदे की बात नहीं है। क्या कोई गरीब है या निम्न स्तर का जीवन जी रहा है तो वह झूठ ही बोलेगा? तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए कि जो गरीब है वो सच बोले, वो झूठ बोले, या कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति बड़ा व्यक्ति है वो क्या बोले? सच ही बोले। ये कोई मायने नहीं रखती। कोर्ट का मंदिर, निष्कर्ष क्या है? कोर्ट का मंदिर भाई आदमी की हैसियत नहीं देखता भाई, वह गवाही की सच्चाई देखता कितनी है। अगर कोई मजदूर भी सच बोल रहा है तो उसका साक्ष्य एक उच्च अधिकारी के साक्ष्य से कहीं अधिक कीमती है। इस बात को ध्यान रखना भाई। न्यायिक प्रक्रिया में इंसान की सच्चाई देखी जाती है, उसका बैंक बैलेंस या नौकरी नहीं देखी जाती। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, डर, संयोग या हैसियत ये गवाही को झूठा साबित करने के कारण नहीं है। तथ्य, परिस्थितियों और गवाही की विश्वसनीयता से ही सत्य का पता चलता है।
कानून इंसान को समझता है, उसकी मजबूरी को नहीं समझता भाई। ठीक है, कानून जो है इंसान को समझता है लेकिन उसकी मजबूरी को भी समझता है कि क्या मजबूरी रही होगी उसकी। ठीक है, कानून इंसान को समझता है, उसकी मजबूरी को भी समझता है कि क्या मजबूरी रही होगी। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। संयोग साक्षी के सिद्धांत को देखते हैं क्या है। कानून स्थान से ज्यादा तर्क और मौजूदगी की सच्चाई पर ध्यान देता है। तो तर्क और मौजूदगी की सच्चाई पर क्या देगा, ध्यान देगा। संयोग साक्षी का असली मतलब क्या है? संयोग साक्षी का मतलब यह नहीं है कि वह गवाह झूठ बोल रहा है, इसका सिर्फ इतना मतलब है कि वह वहां किसी निश्चित काम या पहले से तय कार्यक्रम के तहत नहीं था। ठीक है, इसको बोलते हैं संयोग साक्षी। उदाहरण देखते हैं। अगर आप दफ्तर के समय में अपने घर पर हैं और वहां कोई घटना देख लेते हैं तो तकनीकी रूप से आप संयोग साक्षी हो सकते हैं, क्योंकि उस समय उस वक्त आपका दफ्तर में होना चाहिए था। ठीक है भाई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपने जो देखा वह गलत है। आप वहां थे और आपने घटना देखी, यही क्या है, सच्ची है भाई। राहगिरी और फेरी वाले का महत्व क्या है? कोर्ट यह यानी कि जो राह पर जाने वाले होते हैं उनको बोलते हैं राहगिरी, और फेरी वाले का महत्व क्या है? यानी कि फेरी वाला कोई फेरी लगा रहा है और उसको घटना होती देखे, इत्तेफाक से तो पहुंचा वो वहां पे। कोर्ट यह मानती है कि अपराध करने वाला यह देखकर मर्डर नहीं करता कि वहां कोई गवाह मौजूद है या नहीं भाई, वो अपराध करने वाला तो करेगा। रास्ते की गवाही भाई, जो व्यक्ति सड़क से गुजर रहा है राहगीरी है भाई, उसका वहां होना एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन वह उस वक्त वहां मौजूद था, यह एक सच्चाई है भाई। और वो वहां पे उस समय मौजूद था तो ये सच्चाई है, तो गवाह भी सच्चा है। दुकानदार या स्थानीय निवासी भाई, अक्सर बचाव पक्ष कहता है कि उस समय वहां तो पास की दुकान वाला भी था, उसे गवाह क्यों नहीं बनाया गया? कोर्ट कहता है कि इसका जवाब है कि जो मौजूद था उसने देखा। अगर राहगीरी ने घटना देखी है तो उसकी गवाही को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता कि पुलिस ने किसी पड़ोसी को गवाह क्यों नहीं बनाया भाई। ठीक है, तो हो सकता है उसने देखा ही नहीं हो, दुकान वाला था तो, और उसने देखा हो राहगीरी ने। ठीक है, तो आप ये तर्क नहीं दे सकते कि कोर्ट में कि दुकान वाले को गवाह क्यों नहीं बनाया और राहगीरी को क्यों बनाया गया। आइए आगे बात करते हैं। कानून का निष्कर्ष क्या है? मौजूदगी की सच्चाई भी। कानून के लिए सबसे जरूरी उपस्थिति का कारण भाई, कारण क्या था भाई? अगर आपको खाना बताओ, भ्रमणशील व्यक्ति अपनी यात्रा के दौरान किसी जंगल या रास्ते में घटना देखता है तो वह संयोग साक्षी नहीं है भाई। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी यात्रा का रास्ता ही वहां से होकर गुजरता था, ये स्वाभाविक साक्षी है। ठीक है, वह वहां बिल्कुल स्वाभाविक था भाई, क्योंकि उस रास्ते से ही तो वो गुजर रहा था रोज की, उसका तो रास्ता है वो। ठीक है, आसान शब्दों में निचोड़ कोर्ट का सीधा सा स्टैंड क्या है? संयोग से होना गलत नहीं है। किसी का किसी जगह पर इत्तेफाक से होना उसे झूठा गवाह नहीं बनाती है भाई। ठीक है, हो सकता है इत्तेफाक से ही पूछा, तो झूठा गवाह कैसे होगा? मौजूदगी है उसकी। गवाही की ताकत, अगर कोई राहगीरी या फेरी वाला पटना के बारे में सही और तार्किक जानकारी दे रहा है तो उसकी गवाही पक्की है, यानी कि पटना शहर के बारे में दे रहा है सही जानकारी, तो उसकी गवाही क्या पक्की है। बचाव पक्ष की दलील को चुनौती हुई। वकील अक्सर यह कहते हैं कि यह तो संयोग साक्षी है, इसीलिए इसकी बात मत मानो भाई। कोर्ट इस दलील को तब तक नहीं मानती जब तक कि यह साबित न हो जाए कि वह गवाह उस जगह था ही नहीं भाई। अगर वो गवाह उस जगह नहीं था तो क्या है, वो दलील मान ली जाती है। ठीक है, या उसने कोई और कारण बताया जो झूठा निकला भाई। ठीक है, तब क्या हो, गवाही खारिज की जाती है।
कानून का उद्देश्य सच्चाई तक पहुंचना, न कि यह देखना कि गवाह वहां रिश्तेदार था, पड़ोसी था या संयोग से गया था। भाई जो वहां था उसने देखा और सच बोला, यही न्याय की असली नींव है। भाई न्याय का आधार है सच्चाई, तर्क और इंसानी व्यवहार। भाई इसमें आपको यह साबित करना पड़ेगा कि ये तो गवाह वहां पे था ही नहीं। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि संयोग साक्षी की गवाही मान्य नहीं है, गवाही मान्य नहीं है, ऐसा कोई तर्क नहीं चलेगा। आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये व्यक्ति तो घटना के समय वहां पे था ही नहीं। ठीक है, आइए आगे, मौजूदगी दर्शाता संयोग साक्षी। आइए आगे बात करते हैं। जर्नल सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, सच्चे गवाह और झूठे गवाह के बीच की कोर्ट की कसौटी क्या है? सच्चे गवाह और झूठे गवाह के लिए केस का नाम था जर्नल सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। आइए, कोर्ट संयोग साक्षी को तभी मानती है जब उसकी कहानी तर्कसंगत हो, स्वाभाविक हो और विश्वसनीय हो। ठीक है, तभी उस साक्षी को क्या मानती है? संयोग साक्षी मानती है। आइए देखते हैं, क्या आप वहां वाकई में थे? मौजूदगी का औचित्य। भाई ठीक है, जर्नल सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का मामला, तो क्या आप वहां पे वाकई में मौजूद थे? क्या आप वहां वाकई में थे? मौजूदगी का औचित्य है। कोर्ट यह नहीं कहती कि संयोग साक्षी को तुरंत खारिज कर दो, कोर्ट कहती है कि साहब आप वहां क्या कर रहे थे यह बताइए। तो ये बात उठती है सबसे पहले तो कि आप वहां पे करके रहे थे ये बताइए। अगर आप वहां मौजूद थे तो आपका वहां होने का ठोस कारण होना चाहिए कि क्यों मौजूद थे आप वहां। अगर कोई कारण नहीं है या वह कारण गले नहीं उतर रहा, यानी कि ऐसे लग रहा है कि कोर्ट को झूठ बोल रहा है, तो कोर्ट शक करेगी भी इस बात पे। ठीक है, बात नंबर 2, घटना के बाद का व्यवहार। घटना देखने के बाद आपका व्यवहार आपकी सच्चाई बताता है। भाई स्वाभाविक व्यवहार, बचाओ बचाओ, मार दिया मार दिया। ठीक है, तो ये स्वाभाविक व्यवहार है। चिल्लाएगा व्यक्ति, डरकर चिल्लाएगा, गांव वालों को बताएगा, पुलिस को फोन करके या मदद मांगेगा। भाई ठीक है। संदेहजनक व्यवहार, अगर आप हत्या देखकर चुपचाप घर चले गए, किसी को बताया तक नहीं, तो कोर्ट पूछेगा भाई इतनी बड़ी घटना हुई और आप चुप क्यों रहे? यही वह जगह है जहां गवाह की साख गिर जाती है। इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पे गवाह पर शक किया जाता है। रोशनी और दूरी। भाई न्याय केवल गवाह की बातों पर नहीं बल्कि विज्ञान पर भी टिका होता है। 30 फुट की दूरी पर कोई घटना घट रही है, कोर्ट की कसौटी क्या है? रोशनी और दूरी के मामले में अगर गवाह वहां रहा है कि उसने 30 फुट की दूरी से रात के अंधेरे में पहचान लिया, तो कोर्ट भौतिक विज्ञान कहलाएगी। ठीक है, अगर रोशनी कम है या दूरी ज्यादा है, तो कोर्ट मान लेगी कि गवाह झूठ बोल रहा है या गलत देख रहा है। ठीक है, अब 30 फुट दूरी के ऊपर क्या है? किसी को हत्या करते, किसी की वो घटना करते देख लिया, पर लाइट वहां पे है नहीं, रोशनी है नहीं, तो आपने कैसे पहचान लिया 30 फुट दूरी के ऊपर कि वही है? ठीक है, देखना असंभव था तो गवाही खारिज में। अगर 30 फुट की दूरी पर रोशनी थी नहीं तो आपने देख लिया, तो देखना तो असंभव था, देख ही नहीं सकते थे आप, तो गवाही क्या? खारिज है। समय का खेल। भाई अगर गवाह तब पहुंचा जब सब कुछ खत्म हो चुका था, हमलावर जा चुके थे, तो वह क्या है? प्रत्यक्षदर्शी कैसे होगा? इस बात को ध्यान रखना। भाई अब गवाह उस समय पहुंचा जब तक हमला करके लोग जा चुके थे और वहां पे अकेला व्यक्ति पड़ा था, तो प्रत्यक्षदर्शी कैसे हो गया? वो लोग तो थे नहीं वहां पे, किसने मारा कैसे देगा बता के फलाने मारा? हमलावर आए, हत्या हुई भाई किसी की, हमलावर भाग गए, गवाह बाद में पूछा, तो यहाँ पे तो कोई नहीं है, किसको देख लिया तुमने? प्रत्यक्षदर्शी साक्षी कैसे हो गया? फिर आई विटनेस कैसे हो गई? अगर आपने सिर्फ मृतक शरीर देखा तो आप घटना के गवाह नहीं बल्कि घटना के बाद के गवाह हैं। भाई इसे भी कोर्ट बारीकी से जांचती है। भाई बात को ध्यान रखना।
छोटी छोटी बातें जो फैक्ट है, ठीक है। गवाह की मौजूदगी, कारण और व्यवहार तीनों तर्क संगत और स्वाभाविक होने चाहिए। गवाह की मौजूदगी, कारण कि किस कारण से आया था, और व्यवहार तीनों क्या होने चाहिए, तर्क संगत है और स्वाभाविक होने चाहिए। सिर्फ संयोग साक्षी कह देने से गवाह खारिज नहीं किया जा सकता, इस बात को ध्यान रखना। कोर्ट हर पहलू की जांच करती है, वहां क्यों था, क्या देखा आपने, कैसे देखा और बाद में क्या किया आपने, इस बात को भी ध्यान रखना। तो कोर्ट हर पहलू को देखती है। सच्ची गवाही ही न्याय की नींव है, झूठी गवाही न्याय को कमजोर करती है, भाई इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई, पक्षद्रोही साक्षी या बागी गवाह को कैसे समझते हैं। पक्षद्रोही है, ठीक है, यानी कि जिस पक्ष में गवाही देनी थी उसमें गवाही नहीं दी। होस्टेल विटनेस बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको बोलते हैं पक्षद्रोही साक्षी या बागी गवाह। भाई वो गवाह जिसके पक्ष में गवाही देने आया था वहां पे मुकर गया और दूसरे के पक्ष में क्या दे दी, गवाही दे दी, इसको बोलते हैं पक्षद्रोही साक्षी। एक गवाह का बागी हो जाना सत्य की परख को मुश्किल बनाता है, लेकिन न्याय की राह को नहीं रोकता। भाई इस बात को ध्यान रखना। भाई बागी होगा तो होगा, और भी तो होंगे कोई ना कोई, और भी तो कोई ना कोई साक्ष्य होंगे। बागी गवाह कौन होता है? जब अभियोजन पक्ष यानी कि पुलिस किसी गवाह को अपनी बात साबित करने के लिए कोर्ट में लाती है, लेकिन गवाह के कटघरे में खड़े होते ही वह अपनी बात से मुकर जाता है या अभियुक्त यानी कि आरोपी के पक्ष में बोलने लगता है, उसे बागी कहते हैं। भाई बागी गवाह कहते हैं भाई, ठीक है। आपने पुलिस को जो बयान दिया था क्या वह सही है? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। तो ये पलट गया गवाह। यहाँ गवाह अपने पहले के बयान से मुकर गया तो ये क्या है? पक्षद्रोही साक्षी है, ठीक है। कोर्ट इसे कैसे देखती है? भाई बागी गवाह जो है, पक्षद्रोही जो साक्षी जो, इसको कोर्ट कैसे देखती है? सिर्फ इसलिए कि गवाह बागी हो गया, पलट गया अपनी गवाही से, इसका मतलब यह नहीं है कि उसने जो कुछ भी बोला वह सब झूठ है। पूरा झूठ नहीं है भाई। कोर्ट मानती है कि एक बागी गवाह के बयान से, बागी गवाह के बयान में भी कुछ भाग सच हो सकते हैं और झूठ नहीं है, और कुछ झूठ। तो कोर्ट ये मानती है कि गवाह तो बागी हो गया, लेकिन कुछ जो बातें हैं वो सच हो सकती हैं और कुछ झूठ। भाई अब घटना तो इसने देखी है, ये ऐसे बोल रहा है कि मैं वहां पे था नहीं, लेकिन ये तो बता सकता है कि किस समय क्या की बात आई। ये ऐसे बोल रहा है कि मैंने इसको घटना करते नहीं देखा, तो ये तो बता देगा कि मैं वहां पे मौजूद था। सत्य की परख। भाई कोर्ट गवाह के पूरे बयान को ध्यान से छानती है भाई कि क्या बयान दिया भाई बागी गवाह ने। उसके बयान का जो हिस्सा भरोसेमंद लगता है और जो अन्य सबूतों से मेल खाता है, कोर्ट उसे स्वीकार कर लेता है, ठीक है। झूठे हिस्से को खारिज कर देता। भाई जो हिस्सा झूठा, बनावटी या अन्य सबूतों से मेल नहीं खाता उसे कोर्ट खारिज कर देता है, ठीक है। कोर्ट का लक्ष्य है सत्य तक पहुंचना, न कि गवाह को सजा देना। केस देखते हैं। कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का केस था। उच्चतम न्यायालय ने एक बहुत स्पष्ट कहा, भाई बहुत स्पष्ट बात कही इस मामले में। क्या बात कही? अगर पुलिस ने गवाह को बागी घोषित कर दिया तो भी उसका बयान पूरी तरह से रद्द नहीं होता भाई, ठीक है। अगर पुलिस ने भी गवाह को बागी घोषित कर दिया तो भी क्या है, बयान है, रद्द नहीं होगा। पूरा का पूरा बयान रद्द नहीं होगा भाई, ध्यान रखना। अभियोजन पक्ष भले ही उसे जिरा यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन करें, लेकिन
जज साहब को अपना विवेक इस्तेमाल करना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, जज साहब ये देखेंगे कि गवाह की कौन सी बात सच और तार्किक है और उसी के आधार पर निर्णय करेगा। ठीक है, न्यायालय का सिद्धांत सत्य की खोज ही न्याय का आधार है, न कि केवल औपचारिकता। बागी मतलब बेकार नहीं भाई। एक गवाह का बागी हो जाना अभियोजन पक्ष के पूरे केस को खत्म नहीं करता। अगर केस के पास अन्य पक्के सबूत और परिस्थितियां हैं तो केस तब भी मजबूत रहता है, इस बात को ध्यान रखना। गवाह चाहे बेशक पलट जाए भी। जज साहब की जिम्मेदारी क्या होगी? कोर्ट यह नहीं देखती कि गवाह ने बागी का ठप्पा लगवाया है, यह नहीं भाई। कोर्ट यह देखती है कि सच क्या है। अगर बागी गवाह का कोई बयान अन्य सबूतों से मेल खाता है तो उसे एक सच्चा सबूत माना जाएगा भाई, बात को ध्यान रखना। विरोध का असर क्या है? अगर बयानों में छोटी मोटी गलतियां या विरोधाभास भी है तो भी अगर कहानी पूरी तरह स्पष्ट और तर्क संगत है तो उन छोटी गलतियों को नजरअंदाज किया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखना। अंतिम बात करें आज की क्लास की, तो न्यायालय का लक्ष्य किसी एक गवाह को सही या गलत ठहराना नहीं है, बल्कि पूरे मामले की सच्चाई तक पहुंचना है। इसीलिए बागी गवाह की गवाही को भी सावधानी पूर्वक परखा जाता है और सत्य के पक्ष में जो भी विश्वसनीय हो, विश्वास लायक हो, उसे स्वीकार किया जाता है। ठीक है, तो आज जो है हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक देखे, महत्वपूर्ण बातें सीखी। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा और जीवन में काम आने वाली बातें हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।